आज के इस मीटिंग में जो अभी आप सभी को उद्देशित अपना जो भाषण दिए हमारे अपोजिशन नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी, प्रियंका गांधी जी, महेश गौड़ा जी, भक्ति विक्रमार्का, उत्तम रेड्डी जी और सभी यहाँ पर पधारे हुए मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस, एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य और सरकार के ओर से इसमें जो भी लोग अपना योगदान दिए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम जो राहुल जी ने बताया था उसको आपने पूरा करने की कोशिश भी की और आपने एक नया दिशा देश के लोगों को दिखाया। और खासकर इसलिए दिया कि इसको बहुत से लोग हाथ लगाने के लिए डरते हैं, सर्वे करने के लिए। क्यों डरते हैं कि अब रेवंत रेड्डी तो 10%, 5% में है, लेकिन कास्ट सर्वे शुरू हो गया तो मेरे लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये एक डर हर लीडर में रहता है। और हमारे पास भी कर्नाटक में ऐसा ही हुआ था, जो देवराज अरस ने पहला हावनूर कमीशन एस्टैब्लिश करके उन्होंने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन लोगों ने उस रिपोर्ट को जलाया, उस रिपोर्ट को रास्ते पे फेंका, और वो भी हमारे कांग्रेस के ही थे, दूसरे नहीं, और मिनिस्टर्स भी थे उसमें। लेकिन उन्होंने एक ही कहा, मैं ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने वाला हूं और मुझे कितना भी नुकसान होने दो या मेरे चीफ मिनिस्टर कुर्सी से भी मैं हटने दो, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उनके कम्युनिटी के लोग, सिर्फ कर्नाटक में 10,000 जनसंख्या है उनकी, उन्होंने हिम्मत से काम किए, इम्प्लीमेंट किए और उसका फायदा सबको मिला और छोटे मोटे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसका बेनिफिट बैकवर्ड क्लास को मिलने के वजह से वहाँ लोग थोड़ा जागृत हो गए। और ये बात तेलंगाना में नहीं हुई, उसीलिए तेलंगाना के लोग हमेशा कर्नाटक में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, उधर देखते थे। लेकिन आज डाटा बेस्ड बैकवर्ड की गिनती, सेंसस आपने जो किया वो अच्छा किया, और हमारे सामने सभी एक्सपर्ट्स लोग बैठकर
बताए और आपने सीधा सीधा यहाँ पर हमको ये वीडियो पे सारी बातें बताई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो सुबह हमको कह रहे थे कि ये समाज का पूरा एक्सरे है, इसमें सब कुछ आ गया है। लेकिन मैं मजाक से रेवंत रेड्डी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और उत्तम रेड्डी सब नेता जो थे इनको बोला, हाँ भाई उस एक्सरे में अनटचेबल ही नहीं आया शेड्यूल कास्ट, उसका क्या होगा? ये मैंने कहा वो एक्सरे तो ठीक है सबका निकला, लेकिन जो अनटचेबल है वो समान स्तर पे नहीं है, बैकवर्ड समान स्तर पे सामाजिक दृष्टि से है। समाज में उसको एक दूसरे को छुआछूत नहीं है वो बैकवर्ड में। लेकिन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड में अंतर है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को वो खुद ही बैकवर्ड नहीं, ये अनटचेबल समझते हैं शेड्यूल कास्ट को। तो ये बड़ा अंतर रहने से हमको इसको आहिस्ता आहिस्ता एक जगह लाना है। अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का ये दोनों मिलके सामाजिक दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से मिलके अगर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूं इंक्लूडिंग माइनॉरिटी हम मोर देन 50% क्रॉस कर सकते हैं, 60-70%। इसका मतलब किसी और को छोड़ने का नहीं है, वो तो अपने जगह पे है, उनको तो हमारी सिस्टम पहले से जो मनुस्मृति जिसकी बात हमेशा हमारे राहुल साहब बड़े जोर से करते हैं, धैर्य से करते हैं। मैं नहीं समझता अगर उनके जगह और कोई अपोजिशन लीडर होता या हमारे पार्टी में और कोई भी लीडर होता जो अपने खुद के बल पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर ये बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का इश्यू खुल के नहीं ले सकता था। वो एक ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने धैर्य से काम लिया और क्या उसमें नुकसान है क्या फायदा है वो नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि इस समाज में, देश में पिछड़े हुए लोगों को आगे कैसा बढ़ाना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और दूसरा काम राहुल गांधी जी ने किया जिसको आप सभी लोगों ने साथ दिया, जो भारत यात्रा में भी दिया और उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेकर संविधान बचाओ ये जो भी रैलियां थी, संविधान अगर बच गया तो सभी को फायदा है। आप संविधान के अंतर्गत ही आज बैकवर्ड का सेंसस कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के तो नहीं कर रहे। ये संविधान बचाओ उन्होंने जो आवाज उठाया और जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये आवाज उन्होंने उठाई। अब शेड्यूल कास्ट भी जय भीम अब शुरू करें ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो पहले कोई बोलता नहीं था। कहाँ भाई अगर जय भीम बोलूंगा तो मेरे को अपर कास्ट के वोट नहीं मिलेंगे, बैकवर्ड्स के वोट नहीं मिलेंगे, तो वो भी डरता था। जिस आदमी को बाबा साहब से फायदा हो रहा है वो खुद ही नहीं बोलता। लेकिन राहुल जी की हिम्मत, उन्होंने ये जो जय बापू, जय भीम और जय संविधान का नारा जो लगाया,
वो बहुत लोगों में हिम्मत आई और इसका फायदा हमारे को पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ। और जो अपोजिशन में थे वो भी डर गए और वो ये समझे कि अगर हम जय भीम नहीं बोलेंगे, अगर अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, इसीलिए हम भी लगाओ। वो भी लगाने को शुरू किए। तो आज बैकवर्ड का भी वैसा ही, जब राहुल जी ने लिया बैकवर्ड का मुद्दा, तब मोदी के दिमाग में भी आया अगर मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड का नाम नहीं लूंगा, अगर वो कॉलम नहीं रखूंगा, मेरे को बैकवर्ड के वोट नहीं मिलेंगे। ऐसा उन्होंने भी समझ के आज सेंसस, बैकवर्ड क्लास सेंसस की जनरल सेंसस में बात कर रहे हैं। तो ये क्यों? एक आदमी जो उठाता है उसको सपोर्ट जब पार्टी का पूरा मिलता है, उससे डर के आज हुकूमत भी उसको जबरन ये काम करना पड़ रहा है। तो ये शक्ति कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को दी और राहुल जैसे नेता ये विषयों को लेकर निडर होके हर स्टेट में जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उससे लोगों के दिल और दिमाग में असर पड़ के वो लोग बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि अब रेवंत ने क्या कहा कि इसका बहुत कुछ परिणाम हम पे हो रहा था, लेकिन मैंने एक एक को बुला के समझाया। समझ लेने के बाद तो उन्होंने ये भी बात कही अगर हम नहीं करेंगे तो कल वो कुर्सी छीन लेंगे हमारी, उस वक्त क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को भी समझाया, जो अपर कास्ट के हैं उनको भी समझाया। समझने के बाद ये जो बना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये छोटा नहीं है, इज ए बिग अचीवमेंट। और इसका पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी जी हर जगह जो जाते थे ये बात कहते थे। ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को मिल रहा नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रहा नहीं, माइनॉरिटी को नहीं मिल रहा, ओबीसी को नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें खुल के वो बोलने से आज बैकवर्ड क्लास थोड़ा उभर रहा है और इसमें उनकी हिस्सेदारी की बात जब चल रही है तो अब वो भी जागृत हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि सोशियो इकोनॉमिक एक तरफ तो आपने सर्वे अच्छी ढंग से कर ली, लेकिन उसमें जो अगर कमियां भी है एक दो कहीं भी, उसको दुरुस्त करने में आप हिचकिचाने की जरूरत नहीं। ये इम्प्रूवमेंट का लिखते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अब 100 अमेंडमेंट हो गए, उसमें 100 अमेंडमेंट हो गए। जब आप पहले ही सर्वे कर रहे और वो भी 99% परफेक्ट हो गया, अगर उसमें आधा परसेंट 1% कहीं भी चूक हुआ, उसको स्वीकारने में कोई चूक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जो भी काम किया और एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी काम किया, मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज जो इससे डेंजर, अब नेक्स्ट ये इलेक्शन का मुद्दा, जो वोटर लिस्ट का मुद्दा, ये बहुत बड़ा है। जो हमको मिलेगा बैकवर्ड क्लासेस को, हम अगर उधर ध्यान नहीं देंगे ये सेंसस के लिए, तो फिर जो मिलने वाला है वो हम खो बैठेंगे। तो इसलिए उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और मैं जो दूसरे स्टेट के कोई मित्र यहाँ पर आए हैं, तो उनको ये बोलूँगा कि ये जो मॉडल कहिए, ये जो आपने लाया जिससे लोग प्रेरित हो रहे हैं, वो दूसरे स्टेट की लोग भी, वहाँ के लीडर भी
इसको उठाना चाहिए और वहाँ पर इसी तरीके से, और इसमें अगर कुछ ऐड भी आप करना है सर्वे के लिए कर लेके हर स्टेट में इसको बाय फोर्स हम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्या होने वाला क्या नहीं अगर डर गए तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये निडर होके काम करने का है। इसीलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी को मजबूत इसलिए करना है। अब ये पॉलिटिकल पावर मिला इसीलिए रेवंत रेड्डी कर रहा है, अगर पावर ही नहीं तो आप क्या कर सकते थे। तो एक तो हमारे किसी समाज को 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, उनके पास या आर्थिक बल होना, या मनुष्य बल होना, या मानसिक बल होना। तभी ये 3 चीजें अगर रहते हैं वो समाज आगे बढ़ती है। अगर आप अभी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एजुकेशन ऐसा हो गया है, इस जमाने में नेसेसिटी बन गई है। और वो नेसेसिटी जो एसेंशियल है, जो नेसेसिटी है, वही चीज को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था 75 में, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का इरादा किया सरकार की तरफ से, या प्राइवेट को भी मैं देता था कंडीशन डाल के 50% SC ST वीकर सेक्शन, 50% अदर्स जो हैं उनको इंग्लिश में। तो पूरा कर्नाटक के ये सब लैंग्वेज बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एजिटेशन करने शुरू करे। ये कन्नड़ा विरोधी है, ये कन्नड़े के खिलाफ है, ये हमारा नहीं है, वो बोल के सब लोग जाकर गवर्नर के पास मेरी शिकायत करे। जो हमारे उस वक्त ये थे उमाशंकर दीक्षित जी, तो वो उनके पास जाके शिकायत करे। और उन्होंने मुझे बुला के बोला, मल्लिकार्जुन तुम एजुकेशन बर्बाद कर रहे हो। क्यों साहब? नहीं, आप इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के पैसे में। ये कैसा होता? जिसके पास पैसा है वो जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल है, वो है, ये है। अब मैं चुप बैठा, मैं ज़्यादा उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता था। तब मैं बाद में बोला, नहीं ये इसलिए कर रहा हूँ साहब, जो इंग्लिश मीडियम के लोग बच्चों को ज़्यादा नौकरियाँ मिल रहे हैं और वो फॉरेन जी भी जाने का जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल रहा है, इसीलिए उनको देना ज़रूरी है। तो हमारे माइंड में भी ऐसा है चंद लोगों के कि इंग्लिश खुद के बच्चे पढ़ना, लेकिन दूसरों के बच्चों को चांस नहीं देना पढ़ने के लिए। कोई अरे कोशिश करता ही नहीं, अगर करे तो उसकी क्या आवश्यकता है। जैसा राहुल जी अभी बोले, जितने भी RSS के लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, या लैंग्वेज बेस्ड एजुटेशन जो करते हैं, उनके बच्चे को भी देखो, सबका कौन से स्कूल में एक से एक बढ़ के 4 लाख फीस, 5 लाख फीस, 10 लाख फीस देख के वो पढ़ा। अरे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर गवर्नमेंट से गरीब लोगों को पढ़ाया जाएगा तो नुकसान क्या है? उसका फायदा तो होगा, लेकिन वो मंशा नहीं है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आपको मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हम सब स्टेट में हमको ले जाना है, हम ले जाएंगे। और जो स्टेट में हमारे सेक्रेटरीज है, इंचार्ज सेक्रेटरीज है, PCC प्रेसिडेंट्स है, वो इनको ज़्यादा उठाना चाहिए। और अब तो 50% तोड़ना
आपने कहा, अब ऑलरेडी टूट गया हो 50%, क्योंकि टोटल 50% तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है और 10% मोदी ने ऐड कर दिया कि इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो अपर कास्ट में है उनको 10% रखा नहीं 10%, तो कितने हो गए 50% इनके लिए, 10% रेवंत रेड्डी के लिए, रमेश के लिए। ईडब्ल्यूएस तुम नहीं हो सकता 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद, हाँ ऐसा नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो गरीब है ये अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, उनका भी मुंसिब हाल है। और ऑलरेडी तुम्हारा कोटा 10% तुमने बताया, 10% है अपर कास्ट की जनसंख्या। आपकी जितनी जनसंख्या है उतना तो भागीदारी इसमें भी लिया। तो होशियार लोग अपना करते हैं, फिर अब जो आएगा जनरल उसमें भी आपको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कोटा आप ही का होगा। मेरा कोटा 17%, एसटी का कोटा 10%, इनका 42%, बाकी का सब तुम्हारा है। तो इसीलिए मेरे को कहना, मेरा उद्देश्य ये है किसी को अन्याय नहीं होता ये करने से, और इस ढंग से आप लोगों ने इसको किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार जितने हमारे इकोनॉमिस्ट है, सोशल एडवाइजर्स है, सोशोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इसमें भाग लिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के महिलाएं, इन्होंने जो कि सलाह देकर जो बात की है, उन सबको फिर एक बार मेरे तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा। और राहुल जी ये जो उठाए हैं इसको आपको आगे बढ़ाना है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तभी इसका प्रयोग होगा। नहीं तो एक खुशी की बात क्या है, तो 1 साल में आपने काम कंप्लीट किया। यानी अगर इंसान चाहता है ये करना तो 1 ही साल में करता है। फिर इतने शेड्यूल कास्ट लोगों के, दूसरे लोगों के इकोनॉमिकली वेलफेयर करना, वो क्यों नहीं हो रहा 70 साल से? तो यानी जो कुर्सी पे बैठते हैं उनके दिल में अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो होता नहीं। तो बस यही मुझे बोलना है। आप हर गांव-गांव पहुंचाइए, हर ब्लॉक पहुंचाइए, हर जगह पहुंचाकर रियल लाभ इसका उठाइए, जिसके लिए राहुल गांधी जी खुद बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम कहीं दूसरे के लिए हमेशा लड़ने की बात ही करते हैं, लड़ते भी रहेंगे। तो ये बोलकर मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।